पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा आता है, एक लाइन बन के आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, लीनियर इक्वेशन। इन्हीं लाइंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इनके नेचर्स देखने हैं कि एक्स और वाई की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, इसीलिए क्या कहा गया, यूनिक सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक्स वाई का कोई भी वैल्यू हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन वाला केस हमको लगाना है। हर बार 2 मार्क्स में या एमसीक्यू में आपको जरूर ऐसा सवाल मिलेगा ही, फिक्स है। तो यानी आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स लगभग 3 मार्क्स इससे पक्के हैं। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, हम लोगों को भी यही करके दिखाना है और 10th में कितना 90+ मार्क्स लेके आने हैं। A1 की वैल्यू बच्चा कितनी है, जहां पे कुछ नहीं लिखा होता, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना, भगवान का मतलब 1 हो गया। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग, बढ़िया। तो बेटा देखो हमने क्या किया था, अभी तक हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। आपका पहला जो लेक्चर था, पहला वीडियो जो था वो क्या था, वो वर्ड प्रॉब्लम डिजिट पर बेस्ड था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, उसके हमने 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला वीडियो हमारा किस पे था, वो डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम का, वर्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो हमने दिया है आपको, और दूसरा हम लोगों ने दिया है टाइम एंड स्पीड का, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने सोचा कि इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से हम लोग कंप्लीट कर ले, दैट मीन्स इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, घर पे बस आप बैठ के आराम से रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहिए, क्योंकि आपका देखिए अभी से इस पढ़ाई अगर अच्छी रहेगी ना तो बोर्ड के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर, हमारा चैप्टर बेटा वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका हम लोग कंप्लीट पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, इसके बाद इसके सोल्यूशन कैसे आते हैं, लाइन्स कैसी बनाई जाती हैं, पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इस सब की हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, ओके। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास आज चैप्टर होने वाला है वो किसका होने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का हमारे पास ए चैप्टर यानी कि ये वाला सीरीज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या कहता है, उसके बाद इसके हम और बेसिक पर जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो मेरे बच्चे, अगर आपके पास कोई भी ax + b, अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें, अगर इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन लिखा है जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री अगर 1 होती है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। किसको सर, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो बच्चा, 1 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या सर x के साथ ही लिखा जा सकता, नहीं बेटा। क्या ये ए बी, ना ना, आप इसको py + q = 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे बस देखने वाली बात ये है कि जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट डिग्री बेटा 1 होनी चाहिए। अगर ये कोई इस तरह का कोई फॉर्म आपके सामने आता है या आप ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि आप क्या लिख रहे हो, इसका मतलब है कि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में है, अभी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया है। वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल हमारे पास y है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, किसमें बेटा, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट हमें अपने वाले चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या है, हमारे पास क्या करना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन कितने वेरिएबल में पढ़ना है, 2 वेरिएबल में। और क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जैसे जुड़वा भाई बहन होते हैं ना, उसी तरह से हमको क्या करना है, पेयर मतलब कि जोड़े में पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन होगी और उन दोनों इक्वेशन का हमें नेचर पता करना होगा कि वो हमारी इक्वेशंस, वो हमारी लाइंस कैसी हैं,
इंटरसेक्टिंग लाइन है, या हमारे पास पैरेलल लाइन है, या फिर हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, अच्छा सर ये क्या लिखा जाता है कि पेयर ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? कभी कभी लाइन भी कहा जाता है। देखो बच्चा, ये अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, चाहे 1 वेरिएबल का लिखेंगे, चाहे हम 2 वेरिएबल का लिखेंगे, किसी बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन हम चाहे किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, 1 वेरिएबल की, 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, या फिर हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दोनों के केस में ही हमारे पास जो, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा आता है, एक लाइन बन के आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। इसलिए इसका क्या नाम हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर 1 वेरिएबल, व्हाटएवर जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसके लिए हम अपना स्टेटमेंट बदल देंगे। जैसे अभी हमने यहाँ क्या लिखा है, 1 वेरिएबल के लिए लिखा है, लेकिन हमें पढ़ना किसके लिए है, फॉर 2 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे। ये बात समझ में आ गई। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक, अगर कोई कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखिए, क्या लिखना है हमको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल के लिए क्या फॉर्म है बेटा, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा, किसके लिए, 1 वेरिएबल के लिए। अगर आपको फॉर्म, जनरल फॉर्म लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लेकिन अगर मुझे लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किस वेरिएबल में लिखना है, लीनियर इक्वेशन किस में बेटा, इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है, हम कितने वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं बच्चा, 2 वेरिएबल में। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन ये भी है, लेकिन ये कितने वेरिएबल का है बच्चा, ये हमारे पास 2 वेरिएबल का है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। और ये कितने वेरिएबल का है सर, ये हमारा 1 वेरिएबल का लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास x एंड y, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है। हाँ, लेकिन इसका भी ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। श्योर बेटा, चलो अब हमें क्या पढ़ना, जो अपना सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो कहानी क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिफर्स टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। कह रहा है अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल का, तो उसका फॉर्म ये होता है, क्या फॉर्म होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x1 y1 यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम x1 और y1 का यूज कर देंगे तो वेरिएबल की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में x1 y1 ऐसा यूज होगा, फिर दूसरी इक्वेशन के लिए x2 y2 हमें यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा, तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे, जबकि हमारे पास कितने वेरिएबल की बात हो रही है बेटा, 2 वेरिएबल की बात हो रही है। इसलिए सिर्फ हम कोफिशिएंट का नेमिंग करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब समझते हो, x के आगे जो कुछ लिखा गया है, जैसे यहाँ पर x के आगे कितना लिखा गया है, a लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे a है, कितना है, a है। और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट अगर हम y की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y की अगर कोई बात करेगा तो कितना लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा इसके लिए बच्चा। ठीक है, और अगर इस कहानी के लिए हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास c होगी। ठीक, समझ में आई बात। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल से हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। किससे छेड़छाड़ नहीं करना है, वेरिएबल के साथ। समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के हमें एक्स वाई एज इट इज दोनों इक्वेशन में सेम लिखना है, बट क्या डिफरेंट रहेगा, उसका कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे अलग अलग नाम दे रहे हैं। पहले वाले के लिए a1 b1 एंड c1 और दूसरे के लिए हम a2 b2 एंड c2 लिख रहे हैं। बात क्लियर है बच्चा। तो हमारे पास अगर जब भी कभी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए, क्या लिखना है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड बेटा क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है तो आप क्या बताएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एकदम क्लियर बेटा। चलो अब देखते हैं कि इसके और अच्छा यहाँ पे कुछ मेंशन है वेरिएबल a1 a2 c1 c2 b1 b2 आर द कांस्टेंट। द ऑब्जेक्टिव इज फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइड द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, व्हाटएवर वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। इसका आप परेशान मत होइए, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ कोफिशिएंट, यानी वो भी कैसा कोफिशिएंट होना चाहिए, ABC हमारे पास कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, देखें अगला क्या है अपना। तो देखो जरा ध्यान से, आगे हमारे पास क्या है, इन्हीं लाइंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इनके नेचर्स देखने हैं कि ये कैसी लाइन बनेगी। जैसे ही हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सर्कल बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, इलिप्स बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हम लोगों को देखना है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन भी कई तरह की होती है बेटा, किस किस टाइप की होती है, हो सकता है भाई दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करें, क्योंकि दो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, तो दो हमारे पास लाइन का ग्राफ भी बनेगा। हो सकता है दोनों लाइन क्या करें, आपस में ऐसे पैरेलली निकल जाएं, ये भी केस हो सकता है। या बच्चा क्या हो सकता है, दोनों लाइन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। क्या करें बच्चा, इंटरसेक्ट करें। या फिर हो सकता है कि पहली लाइन मान लीजिए ये L1 है और L2 क्या करे, इसी पे ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए बेटा, ओवरलैप का मतलब समझ रहे हो, उसकी सारी वैल्यूज इसी पर लाई करने लगे। कॉन्सिडेंट लाइन इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। समझ में आ रहा, आपने देखा है कि आप ऐसा न्यूज में सुनते हो कि एक ट्रेन दूसरे के ऊपर क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। ओवरलैप कर गई मतलब समझ रहे हो, क्या कर गई, ऐसे कोलैप्स कर जाती हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही बात बताई गई है। इन द ग्राफिकल मेथड द टू इक्वेशंस आर प्लॉटेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो जानते हो बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस है बच्चा, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करेंगे तो हमें 3 रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। आपसे कह रहा है कि भैया देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 3 रिजल्ट बन सकते हैं। वो रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि 3 रिजल्ट पॉसिबल है। वैसे मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। पहला रिजल्ट क्या है, मे बी हो सकता है कि वो लाइन पैरेलल हो। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है कि हो सकता है वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। या फिर थर्ड रिजल्ट हमारे पास है कि वो दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, उसके रिजल्ट के बारे में, यानी उसके नेचर के बारे में पता चलता है। किसके नेचर के बारे में पता चल रहा है सर, हम बेटा हमारे जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफिकल में कैसे दिखेंगी, उसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा। दोनों लाइन पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या एक के ऊपर एक ऐसे कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ देखना है हमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है। चलो आते हैं, देखें बेटा अगला क्या है। तो अगले में पहला उसी से रिलेटेड हमारी स्लाइड है कि देखिए भाई, पहला केस है कि वो जब हम दोनों लाइन को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जब हम दोनों लाइन को क्या करेंगे बच्चा, प्लॉट करेंगे, तो हो सकता है कि दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। क्या कर जाए बेटा, इंटरसेक्ट कर जाए। तो पहला केस हमारे पास है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दोनों लाइन को हमने प्लॉट किया और केस क्या बन गया, केस फर्स्ट हमारे पास मान लीजिए कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो क्या कह रहा है, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट विच रिप्रेजेंट द यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है x और y की कॉमन वैल्यू एक ही आएगी।
जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी दोनों इक्वेशन? जो गिवन होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चा, तो उसमें x और y की एक सिंगल वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी उन दोनों इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू सेम रखेंगे जो आया हुआ है, तो क्या करेगी? पूरी तरीके से उसे सेटिस्फाई करेगी, यानी जीरो कर देगी। ठीक है, तभी तो सॉल्यूशन कहलाएगी ऑफ द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट, इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात करते हैं बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। बेटा देखो, एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कम से कम एक सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन आए? कम से कम एक सोल्यूशन तो आता ही है, उसी का नाम होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है? कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द कंसिस्टेंट सिस्टम, तो आप बताइएगा दो सिस्टम विच है मिनिमम वन सोल्यूशन। कम से कम कितने सोल्यूशन आते हैं बेटा? एक सोल्यूशन, यानी x और y की मिनिमम एक वैल्यू तो आती है। एक नहीं, वन नहीं, x और y की कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन सिंगल वैल्यू, सिंगल चीजें आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स में कैसे दिखा, हम इक्वेशन देख के कैसे समझेंगे कि ये हमारी जो लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बिना ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पता ही चलेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर हमें बिना ग्राफ ड्रॉ किए पता करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी या फिर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उस केस में क्या करना है? ये वाला फॉर्म हमें याद रखना है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला है, ऐसा समझ लो। किसके लिए सर फॉर्मूला है? इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन क्या होगा? ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है? देखो जरा, हमारे पास पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या है? a1x प्लस में क्या है बच्चा? b1y प्लस में कितना है? c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस का b2y प्लस का बच्चा c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसी को हमें क्या करना था? मैथमेटिकली बिना ग्राफ ड्रॉ किए इसको सॉल्व करना था, यानी चेक करना था कि इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, यूनिक सोल्यूशन आएगा कि नहीं। तो उसी के लिए हमारे पास ये कंडीशन है। क्या है बेटा? कंडीशन आप याद रखिएगा। किस कंडीशन को सर? ये जो लिखी जा रही है, क्या होना चाहिए? फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 का जो रेशियो होना चाहिए वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। याद रखना, a1 और a2 क्या है? a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द x इन द सेकेंड इक्वेशन। एंड b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। एंड b2 क्या है? b2 इज द कोफिशिएंट फॉर द y ऑफ सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, a1 क्या होता है और a2 क्या होता है। a1 क्या है? a1 हमारे पास कोफिशिएंट है किसका? x का। किस इक्वेशन के लिए? पहली इक्वेशन के लिए। a2 क्या है? a2 हमारा ये भी कोफिशिएंट है, लेकिन किसके लिए? x के लिए। और ये सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रही बात? तो अगर हमारे पास a1/a2 का जो रेशियो आता है वो इक्वल नहीं होता है, किसके इक्वल नहीं होता बच्चा? ये b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, तो उस केस में, इस कंडीशन में हमें सिर्फ क्या होगा? x और y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। इसीलिए क्या कहा गया? यूनिक सोल्यूशन। क्या कहा गया बच्चा? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर है? अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए या यूनिक सोल्यूशन में हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी? यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक्स वाई की सिंगल वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारी लाइन है, जब इसको हम प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी बेटा? इसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो उसके पास क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। दैट मीन्स एक्स और वाई की एक कॉमन वैल्यू आएगी। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पास एक्स एंड वाई की मिनिमम एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी। मैक्सिमम सर इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं। मैक्सिमम की कोई बात नहीं करना है, मिनिमम कम से कम एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम के पास कम से कम एक सोल्यूशन है तो उसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है? इतनी बात
इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब कितने सोल्यूशन होते हैं, उसके लिए सर मतलब ये है कि वो हमेशा यूनिक सोल्यूशन देगा। इसका मतलब x एंड y की एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक, सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक, मोटी मोटी बात आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा बच्चा, क्लियर है। यानी क्या क्या याद रखना है, पहला केस हमें याद रखना है कि सिस्टम हमारा कैसा होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। याद रखना, सिस्टम हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरी कहानी क्या याद रखनी है बेटा, जो हमारी लाइंस होंगी, लाइंस कैसी होंगी, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। ओह सॉरी, क्या हो गया, चलो फिर से लिख देता हूँ बेटा, इरेज हो गया। पहला केस क्या है हमारे पास, क्या कंडीशन याद रखना है हम लोगों को, जो हमारा सिस्टम है, क्या है बेटा, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, दो सिस्टम विच है मिनिमम वन सोल्यूशन, तो सिस्टम हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा केस क्या है, जो हमारे पास लाइंस है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रहा है। तीसरी कहानी क्या है, ये हमारे पॉइंट है बेटा। किसके लिए सर पॉइंट है, मैथमेटिकली कैसे हम समझेंगे कि ये हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग होगी कि नहीं, उसके लिए हमें ये याद रखना है a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा 3 कंडीशन आपको याद है तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की सारी बातें पता हो जाएंगी। और एक बात चौथी, ये तो भूल ही रहे हो आप लोग, और कैसा सोल्यूशन देता है, यूनिक। कैसा सोल्यूशन देगा बेटा, यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। किसके लिए सर, फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। किसके लिए, इंटरसेक्ट, जब हमारी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके लिए पहली कहानी, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके पास x और y की एक वैल्यू तो आती ही आती है, कॉमन। समझ में आ रहा है। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन लिख ही चुका हूँ मैं, क्या कंडीशन होता है, मैथमेटिकली कैसे हम देखेंगे, बिना ग्राफ ड्रॉ किए। तो हमें क्या चेक करना होगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लेना मेरे बच्चे। ध्यान देना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसी पर, वो भूल जाते हैं। इंटरसेक्टिंग बोला है, यूनिक सोल्यूशन बोला है, तुरंत भूल जाएंगे क्या लगाना, यूनिक, इंटरसेक्टिंग। इसके लिए हमें सिर्फ क्या याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और ये इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन देगा। लाइन कैसी, इंटरसेक्टिंग। क्या कैसे लाइन दिखेगी, इस तरह से हमारी लाइन दिखेगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। समझ में आ रहा है, एक किसी कॉमन पॉइंट पे। चलो नोट कर लिया सबने ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास होगी पैरेलल लाइन। किसकी लाइन की, कैसी लाइन की बात हम करेंगे बच्चा, पैरेलल लाइन की बात। कब पैरेलल लाइन की बात होगी सर, अब देखो लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 है, उसके तो 3 आउटकम आ सकते हैं ना। कौन कौन से आउटकम हो वही तो हमें पढ़ना है। पहला आउटकम क्या हो सकता है, हमने देख लिया कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। केस सेकंड कह रहा है कि देखो भैया ये लाइन पैरेलल भी हो सकती है। ये हमारे पास केस सेकंड की कहानी है। ठीक है, केस सेकंड कह रहा है कि देखो वो दोनों लाइन कैसी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपस में कहीं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, पैरेलली निकल जाएंगी। और अगर पैरेलली निकल जाएंगी बच्चा, तो इसका मतलब देयर आर नो सोल्यूशन, उन दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए क्या लिखा है, द लाइन्स नेवर मीट। इसका मतलब लाइन कभी मिलेंगी नहीं। किसका मतलब, पैरेलल लाइन का मतलब। पैरेलल लाइन्स का मतलब क्या है कि लाइन्स नेवर मीट इम्प्लाइज देयर इज नो सोल्यूशन। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि अगर लाइन पैरेलल है, इसका मतलब वो कभी मिलेंगी ही नहीं। अगर नहीं मिलेंगी, इसका मतलब क्या है कि दे हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आएगी ही नहीं। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द इनकंसिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
क्वेश्चन में डायरेक्टली ना पूछकर आपसे बस इतना दिया रहेगा, ये पैरेलल लाइन और ये नो सोल्यूशन का केस नहीं दिया रहेगा, क्या रहेगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एक ही ऐसा केस होता है जिसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो। गुरुजी ने बताया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब एक्स और वाई की मिनिमम एक वैल्यू तो आएगी ही, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब एक्स वाई की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक्स वाई का कोई भी वैल्यू हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन वाला केस हमको लगाना है, ठीक है। देखो तो नो सोल्यूशन का क्या केस होता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। ये कंडीशन आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, फॉर नो सोल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तीनों बात एक ही है। क्या कौन कौन सी बात, कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको पैरेलल लाइन लिखा रहेगा बच्चा, या फिर क्या लिखा रहेगा पैरेलल लाइंस, या फिर क्या नो सोल्यूशन, सब में यही आपको लगाना है, यही आपको यूज करना है, नो सोल्यूशन, या फिर क्या याद रखना है, इनकंसिस्टेंट, क्या याद रखना है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कौन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो यहाँ लिख लो इनकंसिस्टेंट, समझ में आ रहा है। तीनों के लिए एक कॉमन चीज़ हमको यूज करना है, क्या यूज करना है बच्चा, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होगा क्या, A1/A2 की जो वैल्यू आएगी उसका रेशियो, इसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, B1/B2 के बराबर होना चाहिए, बट ये किसके बराबर नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म के रेशियो का, इसका मतलब C1/C2 के बराबर ये लोग नहीं होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तीनों की कॉमन बात एक, इसी से आप पहचानिएगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन का जो नेचर होगा ना वो कैसी होंगी, पैरेलल निकल जाएंगी, पैरेलली, ठीक। जब आप ग्राफ बनाओगे तो दो पैरेलल लाइन बनेंगी, कैसी बनेंगी, दो ऐसे आपको पैरेलल लाइन मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है बच्चा। तो ये केस समझ में आ गया, पैरेलल लाइन इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और क्या कंडीशन होता, मैथमेटिकली कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। A1/A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, B1/B2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, C1/C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो। ओके, गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद की कहानी भी इंटरेस्टिंग है, याद रखना एग्जाम में ये सब भी पूछे जाते हैं, तीनों केस से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप PYQs उठा के देखिएगा, हर बार 2 मार्क्स में या MCQ में आपको जरूर ऐसा सवाल मिलेगा ही, फिक्स है। तो यानी आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स लगभग 3 मार्क्स इससे पक्के हैं, याद रखना, प्योर आपके नंबर ये एकदम कंफर्म, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको याद रखना है और आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। चलो लास्ट सिचुएशन हमारे पास है, उसने कहा था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो वहाँ 3 आउटकम्स आ सकता है। पहला आउटकम मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लाइंस कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। दूसरा सिचुएशन हमने पढ़ा लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, और ये हमारा थर्ड कंडीशन है ओवरलैपिंग वाला या फिर कॉन्सिडेंट लाइन, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन या फिर ओवरलैपिंग वाला केस। समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं सर ये क्या होता है। देखिए two lines are identical meaning they have infinite many solution, this is also consistent system। इसका कहना ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 इक्वेशन दी है, कितनी इक्वेशन दी है बेटा, 2 इक्वेशन दिया है, और उन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इसका मतलब होगा कि वो लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, कोइंसिडेंट कर जाएंगी, ठीक है, कॉन्सिडेंट हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। और इस सिचुएशन में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आएंगे जो एक्स और वाई को क्या करेंगे, एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। चलो देखते हैं जरा। अच्छा, इसी को एक नाम और देते हैं बेटा, डिपेंडेंट सिस्टम। याद रखना कभी कभी आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा ना पूछ के कॉन्सिडेंट लाइन नहीं पूछेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन नहीं दिया रहेगा, उस क्या क्या बोलेगा कि आपके पास एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो क्या करता है, डिपेंडेंट सिस्टम की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा,
डिपेंडेंट सिस्टम की बात करता है। तो आप सबको पता है डिपेंडेंट का मतलब क्या है। आप क्या है, अभी क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? अपने माता पिता पे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट। जो जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग रह रहा होगा वो क्या कर रहा है, डिपेंड तो कर ही रहा। हम लोग क्या है, हम लोग भी तो डिपेंड हैं। किस पे डिपेंड है? जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स पे ही तो डिपेंड है। बोलो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, एक दूसरे की कहानी को लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक वेरिएबल जरूर होगा जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, जो दूसरे वेरिएबल पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ठीक, ये याद रखना, डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि एक वेरिएबल क्या कर रहा होगा, दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे इसके लिए मैं एक आपको समझाता हूँ क्या होगा। जैसे हमने दो इक्वेशन यहाँ पे लिखा, इक्वेशन हमने लिखा 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 4, और एक इक्वेशन और लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 4x प्लस का हमने लिख लिया 6y इक्वल्स टू 8। तो बताइए, कहने को तो यहाँ पे दो इक्वेशन है कि नहीं बच्चा, बताइए। यहाँ पे क्या है, एक a1, अगर ध्यान से देखो तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू सर यहाँ पे 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे सर b1 की वैल्यू 3 है, c1 कितना दिया है, c1 की वैल्यू सर यहाँ पे 4 दे रखेगा। अच्छा, a2 कितना है, a2 की वैल्यू सर यहाँ 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू यहाँ 6 है, और c2 की वैल्यू यहाँ पर 8 है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन में सेकंड वाली जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, अगर इसमें से हम क्या करें, 2 को कॉमन ले लें। किसको कॉमन कर लें, 2 को। कहाँ से, यहाँ से। तो आपको 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 8 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या ये जैसा ऊपर इक्वेशन लिखा था, जो पहली इक्वेशन लिखी थी, क्या सेम लिखी गई कि नहीं लिखी गई? तो क्या हुआ, आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, तो जो पहली इक्वेशन थी वही जो सेकंड वाली है, एग्जैक्टली पहली ही इक्वेशन जैसी ही लिखी थी, एग्जैक्टली वही इक्वेशन लिखी थी। तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे जनरल नहीं निकलेगी, कोई फिक्स क्वांटिटी वैल्यू नहीं आएगी। वो क्या होगी, एक्स और वाई की इनफाइनाइट सारी वैल्यूज आएंगी, बहुत सारी वैल्यू इसको क्या करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और जब ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिपेंडेंट। और कंडीशन क्या होगा, मैथमेटिकली कैसे हम देखेंगे कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि जो इनके कोफिशिएंट का रेशियो, किसके कोफिशिएंट का रेशियो सर, जो इसके x के कोफिशिएंट का रेशियो है, y के कोफिशिएंट का रेशियो है, और कांस्टेंट नंबर के कोफिशिएंट का रेशियो है, वो क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट कर जाएंगी। कैसी कर जाएंगी बेटा, इसी के ऊपर एक और लाइन बन जाएगी, दोनों लाइन एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप कर जाएंगी, सुपर इम्पोज कर जाएंगी। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, दे हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स कॉन्सिडेंट लाइन, दैट मीन्स क्या होगा, इसी को एक और नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम। किस नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है बच्चा, तो हर कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रॉपरली समझ में आया है? ठीक है, हाँ। तो बच्चा याद रखना, आगे चल के खूब मेहनत करेंगे हम लोग, हाँ, जिससे कि क्या हो, हम लोग भी थोड़ा अपने आप में फ्री फील करें, हाँ, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, हम लोगों को भी यही करके दिखाना है। और 10th में कितना, 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। कहाँ पे, क्लास 10th में। चलो इसको देखते हैं बेटा, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, देखते हैं कि हम लोगों के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू आपकी विल द फॉलोइंग सिस्टम हैव नो सोल्यूशन। कह रहा है भैया कि के की ऐसी वैल्यू आप बताइए जिसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दे हैव कैसा सोल्यूशन रखें, कैसा वाला, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब कौन सी लाइन, पैरेलल। कौन सी लाइन बच्चा,
पैरेलल लाइंस याद है, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। एक चीज़ दिया तो उसके काउंटर में जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई सारी आपको याद होनी चाहिए, मेमोराइज कर लेना ये सब सारी चीज़ें। तो देखो आपके पास पहले तो क्या करो, इनके कोफिशिएंट बना लो। क्या बना लो? कोफिशिएंट। जैसे a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू सर k है। b1 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3 है। और c1 की वैल्यू कितनी है? इस 7 को इधर लेके आइएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा c1 की वैल्यू -7। फिर क्या करो, फिर हम निकालेंगे a2 की वैल्यू। a2 कितना होगा? a2 की वैल्यू 4 होगी। b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू 6 होगी। c2 की वैल्यू कितनी है? 5 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा -5। बोलो ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अब नो सोल्यूशन का क्या केस होता है? तो नो सोल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, आपको याद है क्या पढ़ाया गया? देखो जरा ध्यान से, नो सोल्यूशन के लिए याद देखो, ये हमने पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। किसके लिए? फॉर नो सोल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन, इसके लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलो बस वहीं पे चलते हैं हम लोग वापस से। तो हमारी कहानी देख लो बेटा, ये है, इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पहले आप कंडीशन लगाइए। क्या लगाएंगे? कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। यहाँ लिख लीजिएगा, किसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? फॉर नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का जो भी कंडीशन होता है उसको आप यूज करिए। क्या होता है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पे। किसकी वैल्यू सर? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की। a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू सर k है। a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू बेटा 3 है। और b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू सर 6 है। नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है? c1 की वैल्यू -7 है। और बेटा c2 की वैल्यू हमारी -5। ये हमने लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते, करना क्या है एक्चुअल में बच्चा, आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। किन दोनों को सर? ये जो मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है, ऐसा ही सॉल्व करना होता है। तो इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो k/3 इक्वल्स टू 3/6, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/2 होगी। तो हमारे पास सिस्टम कैसा सोल्यूशन रखेगा? इन नो सोल्यूशन रखेगा। कैसा सोल्यूशन रखेगा? नो सोल्यूशन। दूसरा केस भी हमको सॉल्व करना होगा। सेकंड केस क्या है? देखिए बेटा, सेकंड केस हमको सॉल्व करना है इस वाले a1/a2 की वैल्यू किसके बराबर नहीं करनी है? c1/c2 के बराबर नहीं करनी है। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? इसको भी तो बराबर कर सकते हैं, इसको रख के तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, बट यहाँ अननोन नहीं है, ये ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ तो ये ट्रू है ना, ये तो सही है, सत्य है, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर किसको सॉल्व करेंगे हम? जिसमें हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व है। k/3 इक्वल्स टू कितना? नॉट इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ से आप देखोगे k की एक और वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू और क्या नहीं होना चाहिए? तो 3 7 जा 21, दैट मीन्स 21/5 भी नहीं होना चाहिए। तो k की कितनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? k की वैल्यू एक तो 21/5 नहीं होनी चाहिए, उसके लिए नो सोल्यूशन वाला आ जाएगा। या फिर k की वैल्यू क्या हो जाए? या तो k की वैल्यू 3/2 हो जाए। तो दो ऐसी k की वैल्यू आएंगी जिसके लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या करेगा? नो सोल्यूशन देगा। बोलो बात समझ में आ गई? पहले हमने क्या किया बेटा? पहले हमने कोफिशिएंट लिख लिया, फिर हमने कंडीशन लगा दिया। हमारे पास क्या कंडीशन होता है नो सोल्यूशन के लिए? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। फिर हमने वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद हमने सॉल्व कर लिया इनको। ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस और है हमारे पास। ये देखिए, हम इसमें एक क्वेश्चन आपको करा देंगे, बाकी आपको सॉल्व करना होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो देखिए, क्वेश्चन में प्रॉपरली बोल रखा है कि देखो भाई, आपके पास क्या करना, कंपेयर करना है। क्या
कंपेयर करना सर? रेशियो को। किसके रेशियो को? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है वो किस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, या फिर पैरेलल लाइन होगा, या फिर हमारे कॉन्सिडेंट करेंगे। कॉन्साइड मतलब समझ रहे हो ना, ओवरलैप वाला थर्ड केस, जिसमें हमें कितने सोल्यूशन मिले थे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिले थे। चलो तो देखो, सबसे पहला काम इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं भाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है? ये दिया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। पहला हम बता रहे हैं, बाकी आपको होमवर्क में करना होगा। 7x प्लस में कितना बच्चा? 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, आप यहाँ से A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब कुछ फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे अगर हम A1, A2 की बात करते हैं तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? A1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी 5, B1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? B1 का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, y का जो कोफिशिएंट है, जो y के आगे लिखा है वही लिखा जाएगा। C1 का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है? 8 लिखा गया है। क्लियर बेटा? अब हम बात करेंगे A2 का। A2 का मतलब है सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 7 है। B2 कितना है? B2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, और C2 की वैल्यू बच्चा कितनी है? माइनस की 9। अब आइए रेशियो लीजिए। सबसे पहले किसका रेशियो निकालेंगे? A1/A2। तो जब इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 5/7। अब क्या करो? B1/B2 का रिजल्ट निकालो। B1/B2 है कितना? B1 की वैल्यू कितना बेटा? -4। B2 की वैल्यू कितना है? 6। तो -4/6 जब करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? -4/6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो -2/3 आ जाएगा। अब देखो जरा, A1/A2 क्या B1/B2 के बराबर है? यहाँ से देखो ये हमारा किसका रेशियो आया है? ये हमारा आया सर A1/A2 का, और ये हमारा किसका रेशियो आया है? B1/B2 का। तो इस कंडीशन में क्या A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर है? नहीं सर, B1/B2 के तो बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, क्या कभी 5/7 है वो -2/3 के बराबर हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। अगर नहीं हो सकता इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है, A1/A2 का रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? कौन सी सिचुएशन को फॉलो करेगा? कौन सा कंडीशन? अगर ये आपस में A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो हम कह सकते हैं लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, लाइन्स आर इंटर क्या करेगी बेटा? सेक्टिंग, या इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे? एट ए सिंगल पॉइंट। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बस यही आपको लिखना था। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में भी वही करना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब कुछ निकालिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा कौन सा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। कौन कौन सा सर? सेकेंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है बच्चा? इसको हटा दे रहे हैं आप। प्रॉपरली क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसको हम पूरा हटा देते हैं। तो ये आपको होमवर्क में करना है। कौन सा होमवर्क में करना है सर? सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। पहले वाले में क्या हमने सॉल्व कर लिया? कौन सा केस बना? इंटरसेक्टिंग वाली लाइन का। कौन सी लाइन का बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारी बनी थी। ठीक है बेटा, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन आई थी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो देखो, आज हमने कवर कर लिया आपका ये जो भी हमारा बेसिक्स था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक तरीका होता है, लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है। सीबीएसई ने उसको कोरोना काल के पहले ही, कोरोना के समय ही क्या कर दिया था? उसको हटा दिया था। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ 2 तरीके पढ़ने हैं। कौन कौन से वाले? एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? उन दोनों मेथड को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक, आज की क्लास में हम लोग बेसिक कवर किया है
और इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो आपको बताया गया है कंसिस्टेंट कब कब आता है, जब वो यूनिक सोल्यूशन देता है या फिर वो इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला कंडीशन बनता है, तब जाके हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां हमारा सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब वो कौन सा केस था, नो सोल्यूशन वाला। कौन सा वाला बच्चा, नो सोल्यूशन वाला। तो क्या करना है आपको, इसको देखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करें और इसे ग्राफ से भी हमें देखना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो चलो देखो इसको हम करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस वाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और यहाँ पे देखिए 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10 दे रखा है। आप क्या करो, पहले इनके कोफिशिएंट निकालो। a1 की वैल्यू बच्चा कितनी है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना, भगवान का मतलब 1 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं लिखा है, ऐसा मत समझिए 0 लिख देना बच्चा, यहाँ 1 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो a1 की वैल्यू भी 1 है और b1 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। और c1 का मतलब समझ में आ रहा है। पहले क्या करेंगे, 5 को इस साइड लेके आइएगा, तो c1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी -5। सिमिलरली यहाँ a2 लिख लीजिए, a2 की वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगी और b2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ से 2 मिलेगी। और c2 की वैल्यू बेटा इस साइड 10 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे -10 मिलेगा। अब क्या करो, इनका रेशियो ले लो। क्या कर लो, रेशियो ले लो। तो जैसे ही रेशियो लेने जाओगे, a1/a2 की कहानी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। b1/b2 भी निकाल लो आप, b1/b2 भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। c1/c2 भी सॉल्व कर लो, तो -5/-10, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर आपको क्या मिलेगा, 1/2। आप देख पा रहे हो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ a1/a2 किसके इक्वल हो गया, b1/b2, और ये किसके इक्वल हुआ, c1/c2 के। ये कौन सा वाला कंडीशन याद आ रहा है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला। सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, सिस्टम हमारा अभी भी कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों, कंसिस्टेंट की कंडीशन ही मैंने बताई थी, एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके पास कम से कम एक सोल्यूशन तो आता ही है। यहाँ तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने करके दिखाया है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, HW में इनको भी ट्राई करना है, घर से ट्राई करना है। अब बात आती है इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकली इन्हें हमें सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो ग्राफ जब भी ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, चलिए उसको सीखते हैं। पहले इसको हटा दें बेटा, चलो। तो एक काम करो, पहले आप इन इक्वेशन को लिख लो। पहली इक्वेशन सर लिख लिया, x + y = 5, ऐसे लिख लिया बच्चा। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू आप निकालो। तो हम क्या करें, y को यहाँ रख लें और ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 - x बन जाएगा। ग्राफ बनाने का तरीका मैं समझा रहा हूँ। अब क्या करो, एक ब्लॉक बनाओ, एक ब्लॉक बना लो। ब्लॉक बना लिया बेटा। इस ब्लॉक में क्या करना है, x की वैल्यू अपने मन से और y की वैल्यू उसी के करस्पॉन्डिंग आती चली जाएगी। जैसे x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी बेटा, बोलो ठीक है। अब x की वैल्यू कितना रख दो, यहाँ कहाँ रखना सर, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप रखते चले जाइए। तो x की वैल्यू हमने 0 रखा। ये बेटा ग्राफ प्लॉट करने का तरीका होता है। हमसे कहता था ना ग्राफिकली देखना हमको, तो ग्राफ प्लॉट करने का ये तरीका होता है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाओ तो सबसे पहले y को क्या करो, लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको क्या करो, राइट साइड में भेज दियो। तो देखो हमने y को कहाँ रखा, लेफ्ट में रखा, और x को इधर भेज दिया, तो 5 - x बन गया। अब हमने क्या किया बेटा, एक ब्लॉक बना लिया। क्या क्या लिखा सर, x एंड y लिख लिया। अब क्या, अपने मन से वैल्यू रखना, यही तो डिपेंडेंट वाली कहानी थी। एक की वैल्यू क्या करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, मतलब x क्या करेगा, अपने मन से हम सेलेक्ट करेंगे और y उसी पर डिपेंड होगा। यानी x जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा उसी के अकॉर्डिंग y अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 5 आएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बेटा 4। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ बेटा 2 आ जाएगी। बोलो ठीक है। ये हमारे लिए पहली वाली इक्वेशन का बना लिया। किस इक्वेशन का बेटा, पहली। सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन का भी बनाओगे। सेकेंड इक्वेशन का भी हम बेटा बना लेते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10 था। अब हमने क्या कहा, पहले y को लेफ्ट में रखना, y को लेफ्ट में ही रखना है और बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये कितना बन जाएगा? 10 माइनस में 2x। अब बेटा क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 माइनस का x, क्योंकि जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब बताओ अब मेरे बच्चे ये बताओ, जैसा इक्वेशन पहला वाला आया था, सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करके भी वही इक्वेशन आया है कि नहीं? क्या दोबारा बॉक्स बनाने की ज़रूरत है? नहीं सर, क्योंकि वही बॉक्स फिर से बनेगा, इसलिए हम दोबारा बॉक्स नहीं बना रहे हैं। नहीं तो हमें दोबारा, अगर ये इक्वेशन अलग आई होती तो हमें फिर से बॉक्स बनाना पड़ता। अब आइए इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास एक्सिस बनानी होगी। कौन सी वाली? एक वाई एक्सिस होगी और एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगी। तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई बेटा? ये हमारी हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। बोलो ठीक है बेटा, इतनी कहानी तो आपको समझ में आती ही है, कोई दिक्कत वाली बात। अब क्या करो, यहाँ पे हम, ये हमारा ओरिजिन होता है, 0,0 वाला केस है, सिचुएशन है, तो यहाँ आप लिख लो 0,0। ये हमारा हो गया 0,0। कौन सा वाला सर? ये ओरिजिन। अब यहाँ पे हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 और ये से 5 लाइन बना दे रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2, ये हमारा 3 बेटा, ये हमारा 4 और ये हमारा 5। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हम 1 यूनिट और फिर ये 2 यूनिट, फिर हमारा ये 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये हमारा कहीं 5 यूनिट होगा। चलो अब देखो, पहला वाला पॉइंट रखते हैं। तो कह रहा है x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 5 थी। तो x की वैल्यू 0 का मतलब समझ रहे हो, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा x 0। तो कह रहा करस्पॉन्डिंग y कितना था? 5 था। तो ये पॉइंट पहला आ गया। फिर x की वैल्यू जब 1 थी तो कह रहा y की वैल्यू 4 था। अब क्या करो, इनको मिला देना, ऐसे ऐसे आप मिला दोगे, ठीक है। थोड़ा ये स्ट्रेट नहीं हो रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारी लाइन बन गई। किसके लिए हो गया? जब हमारा x की वैल्यू 1 था तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी? तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी, जब हमारा x हमारा 1 रहेगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब ऐसे ही x की वैल्यू हमारी जब 2 होगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 3 तब होगी जब हमारा x क्या होगा? 2 रहेगा। फिर जब हमारा x की वैल्यू 3 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे। जैसे ही इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ बन के आ जाएगा। और ये ग्राफ किसका होगा? जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उसी का ये क्या बन के आया है? ये हमारा ग्राफ बन के आ गया है। तो इस इक्वेशन का आप यहाँ नाम लिख दीजिए जिसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो ये ग्राफ किसका है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का भी है एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 का। क्योंकि क्या हुआ, ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर गई थी, ओवरलैप कर गई थी। यही मैं आपको समझा रहा था कि जब आप इन दोनों लाइन का इक्वेशन, इन दोनों लाइन इक्वेशन का आप ग्राफ बनाने जाओगे तो वो सेम ग्राफ आएगा। क्या होगा? ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी ओवरलैप कर जाएंगे। इसी को कॉन्सिडेंट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट का मतलब एक के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है बच्चा, और ये वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएंगी। कैसी लाइन हो जाएंगी? कॉन्सिडेंट हो जाएंगी, कॉन्साइड नहीं। कॉन्साइड का मतलब होता है कि एक ही जगह आके ऐसे कॉन्साइड कर जाना, ठीक है ना। ये हमारी कैसी लाइन है? ये हमारी कैसी लाइन बनेगी बेटा? कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी। चलो ठीक है बेटा, तो आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड होता है, वो हमें सॉल्व करना है। यानी कि हमें सोल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा। उसके लिए 2 तरीके हमारे पास है, एक तो एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर मेंशन करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।